हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट लेक्चर में IPv4 के हेडर के बारे में पढ़ चुके थे। उसमें हमने काफ़ी फील्ड सारे कवर कर लिए थे मोस्टली। ये देखो, हमने देखा था कि पैकेट जो है वो हेडर और डेटा से मिलके बना होता है। हेडर का साइज मिनिमम 20 बाइट्स टू मैक्सिमम 60 बाइट्स तक हो सकता है। हेडर के अंदर काफ़ी सारे सब फील्ड्स होते हैं, लाइक वर्जन, योर हेडर लेंथ, योर सर्विस टाइप, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन बिट, टोन फ्रैगमेंट, मोर फ्रैगमेंट बिट्स, योर फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू, योर टाइम टू लीव वैल्यू, your protocol field value, header checksum value, your source IP address and destination IP address। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो लेक्चर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने हेडर के पूरा डिटेल में समझाया है, प्लस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किए हैं विद सोल्यूशन। एंड आई होप इसके अंदर मैंने आपको एक होमवर्क एक्टिविटी दी थी, वो भी आपने कर ली होगी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे जो इसका लास्ट फील्ड है, विच इज योर ऑप्शन एंड पैडिंग फील्ड। ये फील्ड किस लिए यूज होता है IPv4 हेडर में। तो हम ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, IPv4 हेडर के अंदर हमारे पास सोर्स राउटिंग के ऑप्शंस होते हैं। सो दी सोर्स राउटिंग is an option available in your IPv4 header which allows the sender of a packet to specify the route that the packet should follow through the network. This means that the sender also can determine the exact path that the packet will take from the source to the destination. So here we have a two types of source routing option. One is your loose source routing and another is your strict source routing. So this strict source routing means strictly to the path, and loose source routing means along with one path the source specified some other path. सो लेट्स टेक इट वन बाय वन। अगर हम स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग की बात करें तो इन स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग द सेंडर स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ योर इंटरमीडिएट राउटर दैट द पैकेट मस्ट traverse. Each router in the sequence check whether its own IP address matches the next hop specified in the option. If it does not match, then the packet is discarded. So the packet following strictly the path specified by the source, it is known as the strict source routing. Here router match the sequence and checks whether if its own IP address matches with the next hop specified in the option। मतलब अगर ऑप्शन के अंदर उसका IP एड्रेस मैच होता है तब तो उसको एक्सेप्ट करेगा, और नहीं होता तो उस पैकेट को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देगा। जबकि जो हमारा लूज सोर्स राउटिंग होता है, in loose source routing your sender specifies a list of intermediate routers that the packet should pass through, but it allows other routers not on the list to also process the packet. So this loose source routing provides some flexibility in routing while still guiding the packet through specific network segment. Means along with one dedicated path which is specified by the source, some other paths are also visited by the पैकेट। ओके, तो मीन्स ये पाथ तो देता है कि भाई एक कोई पाथ है जिसको फॉलो करे, बट उसके साथ वो अदर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको तो हम कहते हैं लूज सोर्स राउटिंग। जबकि स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में एक स्ट्रिक्ट होता है, मीन्स यू हैव टू स्टिक टू दैट पाथ ओनली। इसके अलावा जो हमारे और ऑप्शंस होते हैं उसमें एक होता है हमारा टाइम स्टैम्प ऑप्शन। टाइम स्टैम्प ऑप्शन ये 3 बाइट का ऑप्शन होता है। टोटल आपका अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन का साइज है आपका यहाँ पे 40 बाइट्स का, ठीक है। इसमें से जो टाइम स्टैम्प ऑप्शन है उसका साइज है आपका 3 बाइट्स का। दिस टाइम स्टैम्प ऑप्शन बेसिकली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन द टू सिस्टम। ठीक है, एक इसके लिए काम में आता है, राउंड ट्रिप टाइम कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है बिटवीन द टू सिस्टम। So this will allows the routers to record the time at which a packet passes through them, and this information can be useful for network monitoring also, performance analysis and debugging purpose। Obviously हम टाइम के बेसिस पे देख सकते हैं कि हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसा है, और हम उसका डीबग भी परफॉर्म कर सकते हैं। And also see this timestamp option consists of multiple timestamp fields and each contain a timestamp value and an internet address। तो कितना टाइम उसको जाने में और फिर वापस आने में लगा, वो राउंड ट्रिप टाइम बेसिकली आपका कैलकुलेट होता है टाइमस्टैम्प ऑप्शन से, और इसके थ्रू हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं, नेटवर्क की परफॉर्मेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और डिबगिंग कर सकते हैं। सो IP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी अक्रॉस दी नेटवर्क। तो ये बात ध्यान रखना है कि IP जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन होता है नॉप ऑप्शन, NOP ऑप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, नो ऑपरेशन ऑप्शन। नो ऑपरेशन ऑप्शन,
Basically this is used to fill the gaps between the option. What it means? The no operation option is used as padding in the options field when the length of the option is not a multiple of 32 bits. ठीक है, जब आपका जो लेंथ है ऑप्शंस की अगर वो 32 बिट के मल्टीपल में नहीं होती तो ये नॉप ऑपरेशन क्या करता है, उसके अंदर पैडिंग यूज करता है. ठीक है, so it doesn't have any functionality other than to ensure the option field is aligned properly. तो basically इसका काम क्या है, ऑप्शन फील्ड के अलाइनमेंट को चेक करने का. नेक्स्ट आपका होता है ईओपी ऑप्शन. दिस इज योर एंड ऑफ ऑप्शंस ऑप्शन. ठीक है, एंड ऑफ ऑप्शंस ऑप्शन किस लिए यूज होता है, सेपरेटर की तरह यूज होता है बिटवीन योर हेडर एंड डेटा, because this EOP operation marks the end of the options list in your IPv4 header. EOP क्या बताता है कि अब ये end हो गया आपका है ना IPv4 header का. That's why we said that अब separator की तरह वर्क भी करेगा ये header और data के बीच में, क्योंकि EOP से आपको पता चलेगा कि header के options का end हो गया है. इसका मतलब अब जो next bytes है वो किसकी हो रही है, data की start हो रही है. ठीक है, so it is used to indicate that there are no more options following the EOP field. Okay, so these options provides the additional flexibility and functionality in the IPv4 header, allowing for customization and specific requirements in network communication. So they are used selectively and are not commonly included in every IPv4 packet. क्योंकि ये options है तो जरूरी नहीं कि हर IPv4 पैकेट में ऐड हो, बट ये options क्या करते हैं, additional flexibility and functionality provide करवाते हैं आपके IPv4 header में. So that's it for your IPv4 header. We will complete from first field to the last field. मैंने हर एक field आपको डिटेल में बताई है, फ्रॉम वर्जन टू योर ऑप्शंस एंड पैडिंग, कौन सी फील्ड का क्या वर्क होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन से फील्ड्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IPv4 हेडर नेटवर्क लेयर में, इसमें से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको प्लीज ये हेडर अच्छे से आना चाहिए. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रैफिक शेपिंग एंड लोड शेडिंग क्या होता है. सो थैंक यू एवरीवन. लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.